नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा सेक्शन 67 एंड 68 एंड 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में जब प्रूव करने की बात आती है तो जनरली आपको दो तरीके के डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। एक डॉक्यूमेंट ऐसा जिसके बारे में लॉ ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन होना कंपलसरी है, और दूसरे डॉक्यूमेंट ऐसे जिनके बारे में लॉ ने कुछ बोला ही नहीं कि इनका अटेस्टेशन होना जरूरी है या नहीं। तो ये दो तरीके के डॉक्यूमेंट हमारे सामने आते हैं। तो इनके बारे में क्या क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अटेस्टेशन वर्ड आ रहा है तो अटेस्टेशन का मीनिंग कहां डिफाइन किया गया है, इसका मीनिंग क्या होगा। साथ में हम देखेंगे एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होगा, कहां डिफाइन किया गया है, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जब विटनेस की बात आएगी यहां पर, तो विटनेस कितनी बात के लिए लायबल होगा, कि क्या वो इस बात के लिए भी लायबल होगा कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है कंटेंट उनसे अवेयर उसे होना चाहिए। बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 67 बेसिक सेक्शन है जो बहुत सारी सेक्शंस को हेल्प करेगी, इसलिए इस 67 का समझना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 67 डील्स ऐसे डॉक्यूमेंट से साथ डील करती है जिनकी अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया ही जाना चाहिए। और सेक्शन 71 है जो ये कहती है कि वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, सेक्शन 67 से सीधे जंप कहां मारते हैं हम, जब अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो 71 पर। तो इसके बीच की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 68, 69, 70, कहीं ना कहीं तीनों सेक्शंस को आप पाएंगे कि वो यही 67 से कनेक्टेड है। इसलिए हम 67 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा कि सेक्शन 67 का कंटेंट क्या है। तो देखिए, ये है सेक्शन 67 भारतीय साक्ष्य की। हेडिंग देख लेते हैं एक बारी। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के प्रूफ के बारे में बात करती है, अर्थात इस सेक्शन में प्रूव करना होगा कि इस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन किसने किया है, निष्पादन किसने किया है, इस बात का प्रूफ देना है। तो प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन किया कि डॉक्यूमेंट कैसा है, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। लॉ ने ऐसा कहा है कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट का निष्पादन किस व्यक्ति ने किया है, इसका प्रूफ देना है, इसका सबूत देना है। तो किस तरीके से दिया जाएगा, सेक्शन 67 कहती है इफ कंडीशन, इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सेक्शन 67 एप्लीकेबल ही नहीं होगी। अर्थात जो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट है जिसकी एग्जीक्यूशन प्रूव की जानी है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि कोई ना कोई लॉ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे। अटेस्टेशन को आप समझ लो, एटलीस्ट दो विटनेसेस के सिग्नेचर होने चाहिए, दो या दो से अधिक। ये जो एटलीस्ट वर्ड यूज हुए हैं, ये एटलीस्ट जो अपने आप में फ्रेज है, ये भी एक्सप्लेन करती है कि अटेस्टेड का मतलब एटलीस्ट दो या दो से अधिक विटनेस होने चाहिए। दूसरी बात, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution। भैया, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। वीडियो को पॉज कर लो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 4 बार पढ़ो। ये लाइन इस सेक्शन की जान है।
और इतना बड़ा मीनिंग इसके अंदर छिपा हुआ है कि अगर आप उसको समझ गए तो डेफिनेटली आप दूसरों से अलग हो जाएंगे और प्रैक्टिस में भी आप जज साहब को इतने अच्छे से अपने फेवर में जब चाहेंगे जब इधर यूज करेंगे, जब चाहेंगे तब इधर यूज करेंगे। ये लाइन मैं आपको समझाता हूं क्या कहती है। देखिए, जब भी कोई लॉ में वर्ड्स लिखकर एक प्रोविजन को समझाया जाता है तो किस वर्ड को पहले लिखा जा रहा है, किसको बाद में लिखा जा रहा है, इसका भी मीनिंग होता है। जब कहीं डाउट आ जाए तो ये बात भी मैटर करती है कि जो पहले वर्ड्स लिखे गए थे उनको प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे, उनको हम पहले देंगे। तो जरा इस लाइन को पढ़िए कि डॉक्यूमेंट तो ऐसा था, पहली कंडीशन कि इसकी अटेस्टेशन लॉ की वजह से रिक्वायरमेंट थी। किसी पर्सन ने कहा कि नहीं हमें तो विटनेस कराना है, हमें तो अटेस्ट कराना है, वो करा ले कोई बात नहीं, वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ डॉक्यूमेंट है कि जो अटेस्टेशन हुई है वो लॉ के कारण हुई है, लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। देन ये नेगेटिव सेंस में लिखी गई है। इसका मतलब जोर ये दिया गया है कि इसकी एविडेंस में कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जनरल रूल है, इट shall not be used as evidence। ये इट क्या है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है इट जो लॉ के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए था, इसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस में यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, किया जा सकता है। एविडेंस में यूज कब किया जा सकता है? until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution। आप ध्यान दो कि दो अटेस्टेड विटनेस हैं सपोज, कम से कम उनमें से जब तक एक को बुलाया नहीं जाएगा एज ए विटनेस, और किस बात के लिए बुलाया जा रहा है विटनेस भी, कि इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करिए, आइए और इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करिए। एग्जीक्यूशन का बेसिक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो पार्टीज के जो साइन है उसको प्रूव करना है। अगर उसको ऐसे करके सम्मन नहीं किया गया है, बुलाया नहीं गया है अटेस्टिंग विटनेस को, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी अटेस्ट होना, अब ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज नहीं किया जाए। अब मान लो यार कि अटेस्टेड विटनेस को बुलाया ही नहीं जा सकता, तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का क्या तरीका होगा? इसको देखने से तो ये लगता है कि एक ही तरीका है उसका कि आप एटलीस्ट एक विटनेस को तो कॉल करो ही करो इसके डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। अगर ये विटनेस कॉल नहीं किया गया, चाहे आप अब कुछ भी कर दो, अगर ये विटनेस कॉल नहीं किया गया तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव माना ही नहीं जाएगा। इस लैंग्वेज का मीनिंग यही है। और बताऊंगा डिटेल में आगे, और पढ़ लेते हैं। इफ, ये दूसरी कंडीशन है कि उसको बुलाना कब कंपलसरी है। पहली बात, कंपलसरी है बुलाना, अगर नहीं बुलाया गया तो एविडेंस में यूज नहीं होगा। अब बुलाना कब कंपलसरी है, इसके लिए तीन कंडीशन। इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, जब कोई भी एक विटनेस एटलीस्ट बुलाया जिसको जाना है वो जिंदा होना चाहिए, पहली कंडीशन वन। एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, जिंदा होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, दूसरी कंडीशन कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये अटेस्टिंग विटनेस, जिसके ऊपर जो कोर्ट का प्रोसेस है, सम्मन उस पर जा सकता है, वारंट उस पर सर्व किया जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति है जिस पर सम्मन ही सर्व नहीं किया जा सकता, तो फिर बिना इस विटनेस को कॉल किए किसी दूसरे तरीके से प्रूव किया जा सकता है। अगर जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है इट मींस मर गया है, तो भी बिना इसको कॉल किए बुलाया दूसरी एविडेंस देकर प्रूव किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन एंड, क्योंकि तीसरी कंडीशन से भी पहले एंड लिखा है, एंड कैपेबल ऑफ
गिविंग एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए सक्षम भी हो, तब कॉल किया गया तो वो प्रूव कर जाएगा या नहीं करेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती थी कि वो जिंदा भी है, उस पर कोर्ट का प्रोसेस भी एप्लीकेबल होता है और वो एविडेंस देने के लिए कैपेबल भी है। लेकिन उसको बुलाया नहीं गया सब बंद करके इसकी एग्जीक्यूशन प्रूव करने के लिए, तो अब ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। शैल नॉट बी यूज एज एविडेंस। ये बात कहती है सेक्शन 67 की उस विटनेस को बुलाकर ही प्रूव किया जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कई बार कि जब इतनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यहां पर लिखी है तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आया है मेन में। तो इसके एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है आगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो वर्ड्स कि एक अटेस्टेशन क्या होता है और एक एग्जीक्यूशन क्या होता है। इसके बारे में मुझे जरूरी है बताना क्योंकि अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अटेस्टेशन किसको कहेंगे, एग्जीक्यूशन किसको कहेंगे। एग्जीक्यूशन को हिंदी में कहते हैं निष्पादन। और निष्पादन के रिगार्डिंग देखिए इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में सेक्शन 2 उसकी क्लॉज 12 में दो वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, एक एग्जीक्यूटेड, एक एग्जीक्यूशन। तो यहां लिखा गया एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन, ये जो जब किसी इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस में इनको यूज किया जाएगा तो इट मींस executed means signed and execution means signature। अर्थात जब वो पार्टी जिसे कोई डॉक्यूमेंट बनना है जिसकी तरफ से, उसने अगर साइन कर दिए तो कहा जाएगा कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, और उसके सिग्नेचर एग्जीक्यूशन कहलाएगा। तो एग्जीक्यूशन का मतलब आपने समझ लीजिए कि जो पार्टी है वो पार्टी के साइन जब हो जाएंगे तब कह देंगे कि हाँ वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन इससे भी आगे चलकर एक बात कही गई, केस है भवानजी वर्सेस देवी पांजा 19 बॉम्बे 635। इसमें यह कहा गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूशन मींस completing all legal formalities relating to a document। किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो इस केस में कहा गया भवानजी वर्सेस देवी पांजा कि जब इस डॉक्यूमेंट के बारे में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मेलिटीज जब पूरी हो जाएंगी किसी डॉक्यूमेंट के रिलेशन में, तब कहा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया है। तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है लीगल फॉर्मेलिटीज में, तो देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब पार्टीज ने साइन कर दिया, सीलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब उनकी सील भी लग गई, जैसे कंपनी है, सपोज दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है तो उन कंपनीज की जब तक कॉमन सील नहीं लग जाएगी साइन के नीचे तब तक वो सीलिंग नहीं माना जाएगा, और सीलिंग नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन भी नहीं कहलाएगा। उसके बाद में आता है अटेस्टेशन, ये भी एग्जीक्यूशन का ही पार्ट माना जा रहा है। और जब ये अटेस्टेशन भी हो जाए देन डिलीवरी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू द पार्टीज, भाई एक एक कॉपी जो है अगर पार्टीज को दिया जाना लीगल रिक्वायरमेंट है तो जब ये पार्टी डिलीवर कर दी जाएगी, जब ये डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया जाएगा पार्टीज को, तब कहा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूशन आप लोग समझ गए, अर्थात पार्टीज के साइन और जो साथ में अटैच जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाए तो कहेंगे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है।
अब बात करते हैं अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणित किया जाना, अटेस्टेड किया जाना। देखिए ना तो एग्जीक्यूशन डिफाइन किया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ना ही अटेस्टेशन डिफाइन किया गया है। बट अगर आप सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है, एक डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है, इन रिलेशन टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का जब एग्जीक्यूशन होगा, जब उसका अटेस्टेशन किया जाएगा, तो इट मींस अटेस्टेड बाय, वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। वो डॉक्यूमेंट 2 या 2 से अधिक, एटलीस्ट 2 विटनेसेस होने चाहिए। इट मींस जब जब अटेस्टेशन की बात आएगी और लॉ की रिक्वायरमेंट है अटेस्टेशन, तो एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट पर। एक विटनेस है तो क्या वो अटेस्टेशन पूरा हुआ? नहीं हुआ। विल है, गिफ्ट डीड है, मॉर्गेज डीड है, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लॉ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। और जैसे ही अटेस्टेड बोला, इट मींस इन डॉक्यूमेंट्स पर 2 विटनेस एटलीस्ट होने चाहिए, चाहे उसके बाद में 3, 4, 5 करो, वो आपकी मर्जी है। कम से कम 2 लॉ की रिक्वायरमेंट है कि 2 विटनेस होने चाहिए। अब इन विटनेसेस की कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान देना। क्या कंडीशंस हैं? कि सिग्नेचर बाय 2 और मोर पर्सन, मोर विटनेसेस in the presence of executant to the effect that, किस किस बात के लिए, किन किन बातों को ध्यान में, ये एग्जीक्यूटेंट कौन है? वो पार्टीज जिन्होंने एग्जीक्यूशन करना है, जिन्होंने साइन किए, बीइंग पार्टीज, जिनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो रहे, या अकेला ही पर्सन है, कोई अथॉरिटी बनाई है, मान लो एक पर्सन को अपने बिहाफ पर साइन करने के लिए ऑथराइज कर दिया, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी सपोज, तो ऐसे मामले में भी एक पर्सन ने जिसने ऑथराइज किया है वो एग्जीक्यूटेंट कहलाएगा। सपोज लॉ की रिक्वायरमेंट है वहां पर किसी विटनेस का साइन होना, 2 विटनेसेस से अटेस्ट होना। पर ध्यान देना, सेल डीड, सेल डीड के लिए कहीं नहीं लिखा है कि वो अटेस्ट होनी चाहिए, अर्थात 2 विटनेसेस के साइन वहां पर हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कहीं देखी नहीं। तो सेक्शन 67 क्या सेल डीड पर एप्लीकेबल होगी? अगर सेल डीड में रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी को जो बेचा जाता है, सेल डीड का मतलब एक प्रॉपर्टी को बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए एक सेल डीड बनती है, इस पर विटनेस भी होते हैं, इस पर बेचने वाला खरीदने वाला दोनों साइन करते हैं। क्या ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको अटेस्ट किया जाना लॉ की रिक्वायरमेंट है? अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तभी वो सेल डीड एज पर सेक्शन 67 प्रूव की जाएगी, और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग प्रूव की जाएगी, चाहे उस पर विटनेस है, चाहे उस पर विटनेस नहीं। तो कंडीशन क्या है कि भैया जब सिग्नेचर करेंगे विटनेसेस तो वो उस एग्जीक्यूटेंट, निष्पादक की प्रेजेंस में करेंगे, और क्या ध्यान रखेंगे? टू द इफेक्ट दैट ईच ऑफ देम हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइनिंग और अफिक्सिंग मार्क ऑन इट। उन दोनों विटनेसेस ने अपनी आंखों से देखा है कि एग्जीक्यूटेंट ने, निष्पादक ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं, या कोई और मार्क अफिक्स करना था तो वो मार्क्स उसने स्वयं अफिक्स किया है, लगाया है उस डॉक्यूमेंट पर। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर उसने मान लो किसी पर्सन को डायरेक्शन दे दी कि भाई मेरे बिहाफ पर तुम साइन कर दो, तो फिर वो जो अटेस्टिंग विटनेस है सीन अदर पर्सन, ये अदर पर्सन वो है जिसको डायरेक्शन दी एग्जीक्यूटेंट ने कि मेरे बिहाफ पर तुम साइन कर दो, तो उसने इस अदर पर्सन को देखा है इस डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए अपनी प्रेजेंस में, और डायरेक्शन भी उसी की प्रेजेंस में दी थी एग्जीक्यूटेंट ने कि तुम मेरे बिहाफ पर साइन कर दो, तब कहा जाएगा कि वो अटेस्टिंग विटनेस है। और एक कंडीशन कि मान लो कि उसने प्रेजेंस में तो साइन नहीं किए एग्जीक्यूटेंट ने, बट जब विटनेस कराने के लिए डॉक्यूमेंट उसके सामने रखा गया, विटनेस के सामने,
तो एग्जीक्यूटेंट से उसने पर्सनली पूछा कि ये सिग्नेचर आपके हैं क्या, या उसने किसी दूसरे पर्सन से कराए एग्जीक्यूटेंट ने अपने बिहाफ पर, तो एग्जीक्यूटेंट से पर्सनली पूछा कि क्या ये सिग्नेचर आपने कराए हैं अपने बिहाफ पर उस दूसरे व्यक्ति से। जब उस एग्जीक्यूटेंट ने कह दिया, इस दोनों का आंसर दे दिया, यस ये सिग्नेचर मेरे ही हैं या मेरी ही डायरेक्शन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने करे हैं, देन भी विटनेस साइन कर सकता है। मतलब रिसीव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटेंट की पर्सनल एक्नॉलेजमेंट है ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क और सिग्नेचर ऑफ अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। तो इस तरीके से ही कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जिसने साइन किए वो अटेस्टिंग विटनेस कहलाएगा। देखिए, एक होता है स्क्राइब। एक व्यक्ति, जैसे मान लो सपोज जज साहब हैं, वो अपने स्टेनो को डिक्टेशन दे रहे हैं, स्टेनो लिखता जा रहा है, उसने लिखा 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 और उसने अपने साइन कर दिए। और किस बात के लिए साइन किए कि ये डॉक्यूमेंट मैंने स्क्राइब किया है, मैंने लिखा है, या मैंने इधर से देखकर इधर कॉपी किया है, इस बात के लिए साइन कर दिया। क्या ये पर्सन अटेस्टिंग विटनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। रजिस्ट्रार ने अपने साइन कर दिए, रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट को अपने साइन कर दिए रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, क्या ये रजिस्टरिंग ऑफिसर के जो सिग्नेचर है, ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, क्या ये अटेस्टिंग विटनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अटेस्टिंग विटनेस की कंडीशन ये है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो विटनेस अटेस्टिंग विटनेस नहीं है और सेक्शन 67 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए सेक्शन 67 बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जजमेंट देख लीजिए, चंद्रकांता बेन वर्सेस बडीलाल बापालाल मोदी। मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था कि जो विटनेस होता है वो किस बात के लिए लायबल होगा। वो केवल इतना जानता है कि जो एग्जीक्यूटेंट है उसको मैं पहचानता हूं, मेरी प्रेजेंस में उसने अपने ही सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पर किए थे। अब डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ये अवेयर है या नहीं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। तो ये एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 1269। यहां पर ये हेल्ड हुआ, देयर इज नो प्रिजम्पशन that an attesting witness of a document must be assumed to be aware of its content। ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है आप उसको मानोगे ही मानोगे कि जिस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं उनसे ये अवेयर है, ऐसा नहीं। तो विटनेस को केवल और केवल लायबल ठहराया जा सकता है एग्जीक्यूटेंट के सिग्नेचर्स पर। तो आप दो बात समझ गए होंगे, अटेस्टेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, आपने सेक्शन 67 के आपने कंटेंट तो देख ही लिए होंगे। दो तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, एक को तो लॉ कहता है कि वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि लॉ की वजह से अटेस्टेशन हुआ है, लॉ की रिक्वायरमेंट से अटेस्टेशन हुआ है। और एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अटेस्टेशन है या नहीं कोई मैटर नहीं करता, बट लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इन दोनों को आप सेक्शंस को एक साथ याद रखो, सेक्शन 67 लॉ की रिक्वायरमेंट, सेक्शन 71 लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मुझे आप बताइए कि मान लो वो अटेस्टिंग विटनेस मिल ही नहीं रहा है, मरा तो नहीं है, मरा तो नहीं है, डेड नहीं है, इट मींस अलाइव है। अलाइव है तो सेक्शन 67 की जो कंडीशन है तीन, उनमें पहली कंडीशन पूरी हो गई और कोर्ट के प्रोसेस के अंदर भी आता है, सम्मन भी सर्व हो सकता है इस पर, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब गिविंग कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं आई है अभी तक। तब भैया अब इस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा? ऐसे लगता है कि अब तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव हो ही नहीं सकता। देन ऐसी कंडीशंस के लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया सेक्शन 68 और वहां बताया गया कि अगर अटेस्टिंग विटनेस मिल ही नहीं रहा है
नॉट फाउंड, तो फिर कैसे डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा? इट मींस जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया था वो सॉरी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 67 का क्या कोई एक्सेप्शन है, तो एक एक्सेप्शन है दोस्तों, सेक्शन 68। अब मान लो कि यहां तो मिल नहीं रहा है, अब सपोज मिल भी गया और वो आ भी गया, अलाइव है, कोर्ट का प्रोसेस हो सकता है उस पर, कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, और वो आ भी गया। अब आने के बाद वो कहता है कि नहीं, ये एग्जीक्यूशन जिस व्यक्ति का दिखाया जा रहा है ए का, ये उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। या तो ऐसा कह दिया या फिर ये कह दिया कि जी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि ये ए का ही साइन है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 70। अब आगे और देखिए, मैं ये कहता हूं कि सेक्शन 67 में वो जो अटेस्टिंग विटनेस है भैया, वो बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस पार्टी ने ये एग्जीक्यूट किया है उस पार्टी का एडमिशन है, एडमिशन है, तो क्या इस एडमिशन से ये प्रूव नहीं हो सकता क्या? अगर आप लैंग्वेज देखेंगे सेक्शन 67 की तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही कंडीशन लिखी है कि जब वो प्रूव किया जा सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि वो अटेस्टेड होना चाहिए 2 विटनेसेस से एटलीस्ट, तो एक ही कंडीशन है कि जब तक आप दोनों में से किसी एक को नहीं बुला लेते हैं एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए, तब तक वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसमें एडमिट करना चाहती है कोई पार्टी कि हाँ मैंने ये एग्जीक्यूट किया है, लेकिन सेक्शन 67 तो फिर भी मना कर देती है कि जब तक आप उसे बुला नहीं लोगे तब तक ये आप प्रूव कर लो एडमिशन से, बट एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस सेक्शन 67 का एक और एक्सेप्शन है और वो है सेक्शन 69। अगर पार्टी एडमिट कर लेती है इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को, इस डॉक्यूमेंट मतलब जिसकी लॉ की रिक्वायरमेंट थी अटेस्टेड होना, उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अगर पार्टी ने जिसके अगेंस्ट ये प्रूव होना है उसने एडमिट कर लिया है, तो भी ऐसा एडमिशन सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा, चाहे ये डॉक्यूमेंट लॉ की रिक्वायरमेंट से अटेस्टेड था। ये भी लाइन इसमें लिखी गई है, दो इट वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो मैं अभी आपको सेक्शन 67 पर दोबारा से लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां पर एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, और जब तक आप वो एक्सेप्शन नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। देखिए ये सेक्शन 67 अभी आपने पढ़ी, तो जो इसकी ये मेन प्रोविजन है, इसमें कहीं भी आपको रजिस्टर्ड वर्ड यूज होता दिखाई दे रहा है? कहीं भी रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है। अर्थात दो ही बातें चाहिए, अटेस्टेशन, एग्जीक्यूशन। इस मेन प्रोविजन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अर्थात डॉक्यूमेंट अगर ऐसा है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है अटेस्ट होना एटलीस्ट 2 विटनेसेस से, तो फिर विटनेसेस को बुलाकर ही प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जब आप प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो प्रोवाइजो ने इसमें थोड़ी सी छूट दे दी। प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइजो एक तरीके से एक्सेप्शन है, तो 67 का एक एक्सेप्शन तो अपने आप में प्रोवाइजो में लिखा है। क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल अ टेस्टिंग विटनेस। मना कर दिया। जहां ऊपर कहा था कि बिना उसको बुलाए एविडेंस में पढ़ा ही नहीं जाएगा, प्रोवाइजो ने कह दिया कि भैया जरूरी नहीं है उसको बुलाना, सेल नॉट कि मे नॉट बी नेसेसरी, सेल नॉट बी नेसेसरी, अर्थात बुलाया ही नहीं जाएगा। shall not be necessary to be called an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will। यानी विल को तो यहां से आप हटा दो, बाकी सब के लिए उस अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब? जब which has been registered
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अगर वो डॉक्यूमेंट जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि ये अटेस्टेड होना चाहिए वो अटेस्टेड भी है, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब वो डॉक्यूमेंट उसके साथ एक एडिशनल क्वालिटी अटैच हो गई कि ये डॉक्यूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड भी है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ये जो सेक्शन 67 में कंपल्सरीली एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने वाला प्रोविजन था, इसको ओवररूल कर देता है। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तो भैया बिना अटेस्टिंग विटनेस को बुलाए आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया तो अब आप बिना अटेस्टिंग विटनेस को बुलाए भी प्रूव कर सकते हैं। ये बात कहता है प्रोवाइजो, अनलेस its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। इसका फिर से एक एक्सेप्शन कि रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी विटनेस को ही बुलाकर प्रूव किया जाएगा। वो कब? जब एग्जीक्यूटेंट ने अपने सिग्नेचर्स को स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया हो। एग्जीक्यूटेंट कहता है कि ये तो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट, इवन देन एग्जीक्यूटेंट कहता है कि नहीं मेरे साइन नहीं है, देन फिर उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा? रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी फिर सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग ही विटनेसेस को, अटेस्टिंग विटनेस को बुलाकर ही प्रूव किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 67 आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए सेक्शन 68 क्या कहती है। सेक्शन 68 इसका हेडिंग कहता है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। पहली कंडीशन थी कि भैया जिंदा है, जिंदा है, प्रोसेस भी उसको कंपेल कर सकता है, प्लस कैपेबल ही है एविडेंस देने में। ये तीनों बातें अगर पूरी हैं देन फिर आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन कहती है कि वो तो अवेलेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। देन उस कंडीशन में कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि कंडीशन तो एक ही थी कि भैया आप उसको बुला लो और प्रूव कर दो, लेकिन अब जो मिल ही नहीं रहा तो मैं कैसे प्रूव करूं? तो सेक्शन 68 कहती है इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस। कोई आपसे ये कहने लगे कि सेक्शन 68 का सेक्शन 67 से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप ये सच वर्ड दिखा दीजिए, नो सच अटेस्टिंग विटनेस। इसका मतलब ये अटेस्टिंग विटनेस ऐसे ही डॉक्यूमेंट का है जो सेक्शन 67 में है, चाहे स्पेसिफिकली सेक्शन 68 में नहीं लिखा गया कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट है वो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अटेस्टेड होना ही चाहिए 2 या 2 से अधिक लोगों से, चाहे ये वर्ड सेक्शन 68 में स्पेसिफिकली नहीं लिखे गए, इवन देन हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन 68 को एप्लीकेबल करेंगे बिकॉज ऑफ दिस सच अटेस्टिंग विटनेस फ्रेज। सच अटेस्टिंग विटनेस का मतलब जैसे पिछले सेक्शन में डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट से अटेस्टेड था। इफ ऐसा डॉक्यूमेंट है बट सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, वो मिल ही नहीं रहा है ऐसा अटेस्टिंग विटनेस, देन इट मस्ट बी प्रूव्ड। इट मस्ट बी, ध्यान देना, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट, ये प्रूव करना पड़ेगा हर हालत में अगर वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है, दैट द अटेस्टेशन, ध्यान देना कितनी बातें प्रूव करनी है, द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट, क्योंकि 2 विटनेस थे, तो उन दोनों विटनेस में से पहली कंडीशन है कि उस विटनेस का अटेस्टेशन, एटलीस्ट एक विटनेस का अटेस्टेशन प्रूव करना पड़ेगा, अटेस्टेशन प्रूव करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन नहीं। अभी पहले अटेस्टेशन एटलीस्ट एक विटनेस का, इज इन हिज हैंडराइटिंग, जो विटनेस दिखाया गया है
उसी विटनेस के सिग्नेचर वो हैं, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा। चाहे उसे आप एक्सपर्ट हैंडराइटिंग से प्रूव करो, चाहे उसे आप एक्वेंटेड हैंडराइटिंग पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग से प्रूव करो, या उसको कोर्ट कंपैरिजन करके प्रूव करे। भाई एडमिट करने वाला एडमिशन, हाँ कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल वो है एडमिशन, तो आप उससे भी प्रूव कर सकते हो। अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन से मुझे याद आया कि वो जो सेक्शन 69 जहां पर ये बताया गया कि अगर पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट थी कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जिसके लिए कंपल्सन है कि एक विटनेस को बुलाया जाएगा, लेकिन सेक्शन 69 कहती है कि अगर विटनेस पार्टी ने एग्जीक्यूटेंट ने एडमिट कर लिया है तो फिर ये सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये फॉर्मल एडमिशन होना चाहिए या इनफॉर्मल एडमिशन होना चाहिए, जुडिशियल एडमिशन होना चाहिए या एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होना चाहिए। इस पर दो मत हैं, आप अपना मत बताइए कि आपका क्या कहना है, कौन सा एडमिशन वहां पर चल जाएगा। अभी हम आते हैं 68 पर लौटकर कि जब विटनेस नहीं मिला तो ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एक तो एटलीस्ट दोनों विटनेस में से एक विटनेस का अटेस्टेशन उसी की हैंडराइटिंग में है, वो प्रूव करना पड़ेगा, चाहे दूसरे तरीके से कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन प्रूव करो कि हाँ ये सिग्नेचर उसी के हैं। एंड प्लस, यानी पहले तो आप अटेस्टेशन प्रूव करो, पहली कंडीशन एटलीस्ट एक विटनेस की, एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन executing the document. Signature of the person executing the document means executant के सिग्नेचर भी उसी की हैंडराइटिंग में है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। जब विटनेस नहीं मिल रहा है तो दो बात प्रूव करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि 68 का मतलब 8 में से आप 6 माइनस करोगे तो 2 आता है। इट मींस दो बातें प्रूव करनी है आपको, सिग्नेचर विटनेस के भी प्रूव करने हैं और एग्जीक्यूटेंट के भी विटनेस तो एक सिग्नेचर प्रूव करने होंगे, तभी जाकर सेक्शन 68 की वजह से वो डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा। अगर दोनों में से एक प्रूव किया, केवल एग्जीक्यूटेंट के सिग्नेचर आपने प्रूव कर दिए, विटनेस के सिग्नेचर प्रूव नहीं किए, तो भी डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं माना जाएगा। और अगेन सेक्शन 67 का एक्सेप्शन नहीं हुआ, और सेक्शन 67 का एक्सेप्शन नहीं हुआ तो फिर आप विटनेस को लाओ और वो मिल ही नहीं रहा, इट मींस ये डॉक्यूमेंट एविडेंस में नहीं पढ़ा जाए। अब मैं लेकर चलता हूं आपको सेक्शन 69 पर। सेक्शन 69 क्या कहती है, देखिए दोस्तों, सेक्शन 69 का हेडिंग एक बार पढ़वा देता हूं आप लोगों को। ये कहता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। एडमिशन है किस बात का, एग्जीक्यूशन का, की पार्टी कहती है कि हाँ मैंने ही ये साइन किया है, तो और डॉक्यूमेंट कैसा है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। जो सेक्शन 67 कहती है कि केवल एक ही तरीका है, तो उसका अगेन एक एक्सेप्शन आ रहा है, सेक्शन 69। तो देखिए सेक्शन 69 ने क्या कहा, द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, अटेस्टेड बाय लॉ। इट मींस अगेन कहीं ना कहीं 67 से कनेक्टेड है, तो उसी का एक्सेप्शन है ये कहीं ना कहीं। द एडमिशन ऑफ अ पार्टी, जो उस डॉक्यूमेंट पर पार्टी है, उस पार्टी का एडमिशन होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, किसके बारे में, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में, और बाय हिमसेल्फ, कि ये एग्जीक्यूशन उसी ने किया है, ऐसा एडमिशन उसके स्वयं के द्वारा किया जाना चाहिए। ये क्या होगा, शैल बी सफिशिएंट प्रूफ, पर्याप्त सबूत होगा किस बात का, इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का। बट लेकिन किसके लिए होगा, एज अगेंस्ट हिम ओनली, एज अगेंस्ट हिम ओनली। मान लो ऐसा एडमिशन किसी दूसरी पार्टी को भी अफेक्ट करता हो, तो क्या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट भी
ऐसा एडमिशन सफिशिएंट प्रूफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि केवल लिखा है एज अगेंस्ट हिम ओनली, जिसने एडमिट किया है पार्टी ने, उसी के अगेंस्ट सफिशिएंट प्रूफ होगा। दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर एविडेंस में प्रूव करना है तो फिर से सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग ही प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने कह दिया कि भाई एडमिशन कर दिया पार्टी ने तो सफिशिएंट प्रूफ हो गया, जबकि सेक्शन 67 कहती है कि तब तक एविडेंस में प्रूव नहीं यूज किया जा सकता जब तक आप अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लोगे। तो यहां पर अगली लाइन पढ़ लीजिए, दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। उन्होंने कह दिया चाहे ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो सेक्शन 67 में लिखा गया है। ये लाइन कहती है कि सेक्शन 67 में लिखा गया है, चाहे ऐसा डॉक्यूमेंट है तब भी सफिशिएंट प्रूफ होगा अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया है इसके एग्जीक्यूशन को, निष्पादन को, लेकिन होगा केवल और केवल उसी पार्टी के अगेंस्ट जिसने एडमिट किया है। किसी दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी के अगेंस्ट ये एडमिशन सफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा। दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी के अगेंस्ट अगर प्रूव करना है तो अगेन सेक्शन 67 के आधार पर ही यू प्रूव करना पड़ेगा, या फिर वो विटनेस नहीं मिलता है तो सेक्शन 68 के आधार पर प्रूव करना पड़ेगा कि किसी दूसरी एविडेंस से दोनों बातें प्रूव कर दीजिए, एग्जीक्यूशन भी प्रूव कर दीजिए और अटेस्टेशन भी प्रूव कर दीजिए कि उन्हीं की हैंडराइटिंग। तो आज केवल इन्हीं 3 सेक्शंस को रखेंगे दोस्तों। कल दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जरूर कुछ ना कुछ यहां से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।